दोस्तों मैं आज आपको OCJP सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। OCJP सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, उसके करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये मतलब इससे जॉब कैसे लोगों को इजीली मिल जाती है। इसकी सारी टिप्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, पहले एग्ज़ाम का सिलेबस है क्या। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने सर्च किया, OCJP एग्ज़ाम सिलेबस। तो मैंने 6 के लिए सर्च किया है, क्योंकि मैं 6 से यहाँ से, क्योंकि जावा 6 बहुत मार्क फेमस हुआ था वर्ल्ड में, तो मैं जावा 6 का ही यहाँ पे बताऊंगा। और जावा 6 8 7 वट एवर तुम किसी का भी सिलेबस करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप 6 OCB 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, आपको वो सब पता चल जाएगा होता है क्या। तो एग्ज़ाम का सिलेबस के लिए हमने ओरेकल की साइट खोली है। यहाँ पे आपको सब वो एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा। तो हम ये जावा SE6 जावा स्टैंडर्ड एडिशन का वो है सर्टिफिकेशन, ये जावा SE6 प्रोग्रामर सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो ये इसका एग्ज़ाम का कोड है 1Z0-851। एंड इसका जो टाइमिंग है वो 150 मिनट है, मतलब 150 मिनट है। और उसके इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और इसका पासिंग स्कोर जो है 61% है। अगर आप 61% लाते हैं तो जस्ट पास, तुम एक पास हो जाओगे, जैसे थर्ड डिवीज़न होता है उस तरह से पास हो जाओगे। लेकिन आप 80 से प्लस लाते हो तो आपको सेकंड रैंक में आ जाते हैं। अगर 90 से प्लस आते हैं तो आप फर्स्ट रैंक में होते हैं। ये इसका है। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे, मतलब 4-5 आंसर होते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग उसमें आंसर होते हैं। और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम का प्राइस 10,100 रुपये है। और आप इसका एग्ज़ाम का सिलेबस का यहाँ पर और डिटेल भी देख सकते हैं। फॉर्मेट, एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक मोर देन वन आंसर होते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले बताया है। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का इन्होंने टिप्स दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रेनिंग है, सेल्फ स्टडी है, ये सब यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एडिशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे कुछ पेड वगैरह होता है, फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट, फ्री टेस्ट है ये पे। और एग्ज़ाम प्री सेमिनार वगैरह होते हैं US वगैरह में, तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते, अगर जा सकते हैं तो वहाँ सेमिनार अटेंड कीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस एग्ज़ाम, यहाँ पे प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी, सेल्फ टेस्ट भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये मतलब ये सारा प्रिपरेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ, फ्री भी है, पेड भी होता है यहाँ पे। और एग्ज़ाम के टॉपिक्स क्या हैं वो हमें आपको बताते हैं यहाँ पे। कि हमने एग्ज़ाम टॉपिक्स पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मैसेज पैकेज, इंपोर्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ कोड नॉट इंक्लूडेड पैकेज। ये यहाँ पे आप डिटेल सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ जो भी कुछ होता है यहाँ पे। मतलब एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, यहाँ सेक्शन 1 में डिक्लेरेशन, इनिशलाइजेशन, स्कोपिंग, मतलब जावा का इनिशियल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जावा में क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, जावा में क्या इनिशलाइज कर सकते हैं, उसका क्या क्या स्कोप होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होगा ये, मतलब एक्सेस नहीं, एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड। फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे लूपिंग वगैरह से, असर्शन, एक्सेप्शन, एरर हैंडलिंग, मतलब इनमें ये फ्लो कंट्रोल में आता है। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं, डेवलप द कोड दैट इम्प्लीमेंट इफ ए स्विच स्टेटमेंट अरे लीगल आर्गूमेंट टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, API कंटेंट्स, मतलब इसमें करेक्टर, मतलब इसमें क्लास वगैरह की सब API वगैरह यूज़ की जाती है, उसको कैसे क्या करते हैं, बफर, प्रिंट राइटर, मतलब इसमें क्लासेस से रिलेटेड सब कुछ आप पढ़ेंगे, सब कुछ। करेंसी, मतलब मल्टीपल करेंसी से रिलेटेड सब कुछ इसमें होता है, कौन सी क्या करना है, इंटरनेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं हम, जैसे जावा थ्रेड, कन करेंसी है, जावा थ्रेड है, यहाँ एग्जिस्ट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड वेरिएबल, कन करेंसी, एक्सेस प्रॉब्लम, ओप्स के कंसेप्ट है इसमें, आपने ओप्स पढ़ा ही होगा अगर आपने बीटेक या MC किया होगा, CS से डेवलप। तो यहाँ पे ओप्स के कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक एनकैप्सुलेशन, वट एवर यू डिस्कस। कलेक्शन, कलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कलेक्शन से 15 से 20 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसकी एग्ज़ाम का मेन जो नंबरिंग होता है, मतलब मार्क्स तुम गेट कर सकते हैं, कलेक्शन से गेट कर सकते हैं। फंडामेंटल
है इसमें फंडामेंटल मतलब कोड कैसे राइट करते हैं, एपी ऑपरेशन वगैरह, और ये सब टॉपिक्स आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। तो मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ कितना फंडामेंटल डिक्लेरेशन में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और फ्लो कंट्रोल में 10 से 20 भी आते हैं। एपीआई कंटेंट 15 क्वेश्चन भी या 10 क्वेश्चन भी, कभी मतलब कभी 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन आप यहाँ ओप्स और कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स पा जाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। मेरा ट्यूटोरियल आपको, जो आगे मैं ट्यूटोरियल आपको मतलब देखेंगे आप मेरा ट्यूटोरियल, उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपको, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप ओ सी जी पी सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं और आपका 90 प्लस स्कोर होता है, मतलब परसेंटाइल होता है आपका, और आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे 1000 लोग आते हैं, तो आप उन 1000 लोगों में से अलग हो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ये एक प्रूफ हो जाता है, मतलब आपके पास एक प्रूफ है। आप जावा सर्टिफाइड, आपको जावा आती है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये होता है क्योंकि कंपनी उन्हीं बंदों को चाहती है जिनको कम सिखाना पड़े। क्योंकि मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी में फ्रेशर आते हैं, वहाँ पे मैं उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर प्रायोरिटी देता हूँ जो जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर होते हैं, क्योंकि उन लोगों को कम सिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको कोर जावा पहले से आती है। एडवांस हम उसको थोड़ा टिप्स दे देते हैं और वो सीख जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता भी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये होता है। और सारे कंसेप्ट उनके क्लियर रहते हैं, तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई रहती है इन कंपेयरिंग टू अदर्स फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर भी यही इस सर्टिफिकेशन को कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी आपकी प्रायोरिटी हाई रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप इंटरव्यू देते हैं किसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए कंपनी में, कंपनी बोलती है कि हमारे पास इतने जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर है, उनकी कॉस्टिंग इतनी है और ये आपके प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो वेरीफाई करता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदे हैं या अनजेन्युइन है, तो ओरेकल की साइट पर जाके उनका रोल नंबर मतलब चेक करता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदे हैं, सर्टिफाइड प्रोग्रामर है और मेरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी थोड़ा सही रहता है एक्सपीरियंस लेवल पे भी, मतलब ये सर्टिफिकेशन आपको आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज कर देगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि टफ भी है और इजी भी है। आप इसको 2 या 3 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर होने के बाद आप फील करेंगे कि मैं इस सर्टिफिकेशन के लिए अब तैयार हूँ, तो तभी सर्टिफिकेशन दें, वरना सर्टिफिकेशन मत दें। क्योंकि मैंने कभी कभी लोग देखे हैं कि वे आपको अपने आप को फील करते हैं मैं सर्टिफिकेशन तैयार नहीं हूँ, लेकिन फोर्सफुली वो माइंडली सेटअप कर लेते हैं मुझे इस डेट को एग्ज़ाम देना है, और दे देते हैं फर्स्ट डेट, मतलब दे देते हैं, उसके बाद उनका स्कोर ख़त्म हो जाता है, मतलब पास ही नहीं हो पाते हैं, और उनके 10,000 भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम का प्राइस भी काफ़ी है, आप 150 मिनट में 10,000 खर्च करने जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा मायने रखता है। तो आप जब भी तैयार हो जाएं इस सर्टिफिकेशन के लिए, 6 महीने, साल भर, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितना टाइम देते हैं। अगर आप डेली इसमें 3 से 4 घंटे देंगे तो आप 3 मंथ में तैयार हो जाएँ। आप डेली 10 से 8 घंटे देते हैं तो आपके लिए 1 मंथ या 2 मंथ, ज़्यादा नहीं। हाँ, इसमें सर्टिफिकेशन में आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए। हर एक एक्सेप्शन जो आती है कंपाइल टाइप में, एक्सेप्शन जो आती है उसको आप क्लियरली फोकस, ये एक एक्सेल शीट बना ले, उसमें ये एक्सेप्शन इस कारण आती है, ये एक्सेप्शन है तो ये इसके द्वारा आती है, जब ये इस कोड होगा तो ये एक्सेप्शन आए, मतलब ये एरर आएगी, और ये कोड होगा तो ये एरर आएगी। तो एक एक्सेल शीट बना ले और उसमें सारी एरर लिखते रहें आप। तो इस सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको एक आपको टैग मिलेगा सर्टिफिकेशन का, उस टैग को मैं दिखा देता हूँ कैसा होगा आपको। इसको कर देते हैं सर्टिफिकेशन, और यहाँ मैं इमेज पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ।
इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जावा प्रोग्रामर, जावा 6 प्रोग्रामर, इस तरह का आपको मिल जाएगा। इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी। आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा परमानेंट का, वो आप घर पे आपके पहुंचा देंगे ओरेकल वाले। में मतलब कोरियर के द्वारा आ जाएगा आपके पास। और एक टैग भी होगा जो साथ होगा, ये टैग इस तरह का होगा, उसको आप अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं। जैसे ही आपको रिज्यूम में लगाएंगे आपकी क्वालिटी, मतलब जो रिज्यूम की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे वो फर्स्ट ही पेज देकर अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। जैसे कि मैंने लगा रखा है यहाँ पे ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल सी प्रोग्राम, ये मैंने फ्रेशर लेवल पे किया था 6 साल पहले। ये तभी का रिज्यूम था मेरा, अभी आपको दिखाया है। मैंने इसके बाद 2 सर्टिफिकेशन और किए हैं, OCWCD किया है और एक वेब सर्विसेज का भी किया है। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ। और इस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी जो है 2 साल है, मतलब 2 साल के बाद आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर नहीं भी अपडेट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको क्लियर करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि बीटेक बार 4 साल की अब वैलिडिटी है, 4 साल के बाद आप बीटेक फिर से करेंगे, ये नहीं होता। ये सिर्फ इसकी वैलिडिटी है, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ता है। ये इनका मेन फंडा है। मतलब आप खुद प्रिपरेशन करके कर लेते हैं कि JDK 6 में ये फ़ीचर थे, JDK 7 में ये फ़ीचर थे, JDK 8 में अब ये फ़ीचर, और JDK 10 में जो फ़ीचर होंगे वो पढ़ लेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आपको कंपनी देखती है हाँ हमारे पास सर्टिफाइड प्रोग्रामर है, बस ये रहता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं अभी हेलो वर्ल्ड से एक स्टार्ट करूंगा बेसिक प्रोग्रामिंग से। उसके बाद हम आगे ट्यूटोरियल में अगले ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि क्या कैसे क्या करते हैं, क्यों कैसे जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है और कैसे वो रन होता है। मैं इक्लिप्स आईडी यूज़ करूँगा स्टार्टिंग से ही, और आप कृपया ना यूज़ करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद मतलब इक्लिप्स आईडी में रन करा दी कंपाइल के लिए, फिर उसको नोटपैड फाइल में आप नोटपैड फाइल को जावा डॉट एक्सटेंशन से जो फाइल बनती है उसको आप कमांड लाइन से रन कराएं। कमांड लाइन से रन कराने से फ़ायदा ये होता है आपको एरर का भी पता चल जाता है, कंपाइल टाइम पे कौन सा एरर आ रहा है, रन टाइम पे कौन सा आ रहा है। आईडी में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाता है और रन करा देते हैं हम उसको, तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। आईडी यूज़ करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर नोटपैड फाइल यूज़ करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नोटपैड फाइल आपको फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम नोटपैड फाइल को ही इस्तेमाल करें। नोटपैड फाइल पे जावा का प्रोग्राम लिखिए, उसको तुम एक्सटेंशन डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कीजिए, जावा सी कमांड क्लास नेम डॉट जावा से उसको कंपाइल कीजिए, उसको रन कराइए जावा सी क्लास नेम और एंटर, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके के बाद आपको मैं अगले कमांड लाइन से अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कैसे कमांड लाइन से आप कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। मैं अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपने ट्यूटोरियल में मैं अभी ये भी बोलता हूँ, कमेंट करता हूँ कि मैं अगले जितने भी मेरे ट्यूटोरियल होंगे मैं उनमें 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको कराऊंगा, और इससे अलावा सारे टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम के वो सारे कवर कराऊंगा। अगर मेरी ट्यूटोरियल का आप सारी ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी और आप आराम से सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। और आपने शायद ऐसा हेलो वर्ल्ड देखा हो पहले या ना देखा हो, लेकिन हम आपको दिखाएंगे हेलो वर्ल्ड। मैंने क्लास का नाम क्रिएट किया, एक आईडी ने मेरे इक्लिप्स आईडी ने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा मेन मेथड बनाया मैंने यहाँ पे मेन मेथड बन गया। अब मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो अब रन कराने के लिए मैंने इसको रन करा दिया है, आउटपुट अभी आएगा यहाँ पे। ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है, और इसको रन ऐसे भी करा सकते हैं। मैंने शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया था, राइट क्लिक करके रन एज पे जाइए और जावा एप्लीकेशन में सेलेक्ट कीजिए तो ये रन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पब्लिक का पता होगा, पब्लिक
एक्सेस मॉडिफायर अगर किसी क्लास के आगे पब्लिक लगा है तो वो क्लास कहीं भी एक्सेस हो सकती है, ठीक है। और ये क्लास का नेम है, क्लास मतलब कीवर्ड है ये, और हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम है। हेलो वर्ल्ड जो क्लास का नाम स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होता है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैप्स में होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो भी कैपिटल लेटर में होगा। मतलब क्या है, ये यहाँ पर मेन मेथड बना है, ये पब्लिक है। अगर मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूंगा, पब्लिक मेथड को हटा दूंगा तो ये रन नहीं होगा, ये रन टाइम पे एरर फेंकेगा, मतलब रन टाइम पे एक एरर आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेन मेथड नॉट फाउंड इन द हेलो वर्ल्ड, तो ये एरर आता है। अगर आप किस प्रोग्राम को कमांड लाइन से रन कंपाइल कराते तो ये एरर आता। तो मैं इसको रन कराता हूँ कंट्रोल F11 से, और ये आ गया मेन मेथड नॉट फाउंड, क्योंकि ये क्लास ये JVM बोल रहा है कि आपकी क्लास में मेन मेथड नहीं है, क्योंकि मेन मेथड जो होता है वो पब्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक लिखूँगा तो ये दोबारा से रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फाइनल कर देता हूँ FINAL फाइनल, तो भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्लास लोड होती है तो वो परमानेंट स्पेस में चली जाती है। तो मेमोरी का जो इस मेमोरी मैनेजमेंट मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊँ, यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है JVM में वो तीन चीज़ों में टूटा हुआ होता है, तीन स्पेस होते हैं उसमें टूट जाता है हीप। तो पहला होता है स्टैक, दूसरा होता है हीप, और हीप के बाद होता है एक परमानेंट स्पेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि परमानेंट स्पेस मतलब क्या होता है, उसमें वन जो भी स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं वो पैरम स्पेस परमानेंट स्पेस में चले जाते हैं। जब क्लास लोड होती है तो सारे, तो ये मेन मेथड भी उसमें पैरम में चला जाता है, और वहाँ पे एक ही टाइम पे ये लोड होता है, ठीक है। स्टैक में जैसे ही वो जाएगा तो पैरम से रिलेटेड वो चला जाएगा। अब मेन मेथड है ये स्टैक में सबसे नीचे होगा, और इसके बाद जो जो भी मेथड कॉल होते हैं वो स्टैक में फिल होते चले जाते हैं। अगर हम बार बार एक ही मेथड को कॉल किए जाते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है एक रन टाइम पे, तो इसीलिए आता है क्योंकि स्टैक फुल हो जाता है। ये यहाँ पे system.out.println लिखा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे टाइप है ये। यहाँ पे तुम एरे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग का इस मेन मेथड में कमांड लाइन से, तो वो आपको प्रिंट कर सकते हैं कमांड लाइन से, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे system.out.println ये सिस्टम एक क्लास है, ये फाइनल क्लास है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सोर्स अभी अटैच नहीं है, तो मैं सोर्स अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आप ब्राउज़ कीजिए, ब्राउज़ करने के एक्सटर्नल लोकेशन है उसका, आपका जहाँ भी JDK इंस्टॉल है वहाँ पे आप जाइएगा। तो यहाँ पे JDK मेरा इंस्टॉल है C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा JDK। तो यहाँ पे मैं SRC मतलब सोर्स फाइल होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे SRC लिखा है। SRC का मतलब होता है सोर्स, जहाँ पर जावा का एक्चुअल सोर्स लिखा हुआ है। जब कंपाइल करने के बाद क्लास बनती है वो आपकी बाइट कोड होता है, मतलब उसको आप पढ़ नहीं सकते हो, जो बाइट कोड होता है। तो हम आपको इसके क्लिक कर दिया SRC पे। अब यहाँ पे देखिएगा, आप इमेजिन कीजिएगा, तो यहाँ पे ये सिस्टम क्लास खुल गया, सिस्टम डॉट क्लास यहाँ पे खुल चुका है। आप ये पढ़ सकते हैं 1994 और 2013 ओरेकल ने 2013 में इसमें कुछ मॉडिफाई किया था, तो इसलिए इसने अपना नाम यहाँ पे डाला हुआ है। और ये कॉपीराइट है, किया हुआ है, आपको उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिस्टम क्लास कंटेंट सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड्स एंड मेथड्स इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। मतलब सिस्टम एक फाइनल क्लास है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइनल क्लास होती है उनकी कोई भी सब क्लास नहीं होती। जैसे स्ट्रिंग हुआ, सिस्टम हुआ, रैपर क्लासेस मीन इंटीजर फ्लोट डबल,
बूलियंस, ये सब फाइनल क्लास है, आपको इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनकी कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती। तो ऐसे ही ये सिस्टम क्लास है, ये फाइनल क्लास है, ये एक्सटेंड आप नहीं कर सकते, इसकी चाइल्ड क्लास आप नहीं बना सकते, मतलब आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। अमोंग दी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द सिस्टम क्लास एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर आउटपुट स्ट्रीम एंड एक्सेस एक्सटर्नली डिफाइन द प्रॉपर्टी। मतलब ये कह रहा है कि इसमें फाइल से रिलेटेड कंसोल पर जो भी प्रिंट करना चाहते हैं या किसी फाइल में राइट करना चाहते हैं वो इसमें सारे मेथड और वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट है, इसके कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है इसका, ये प्राइवेट मतलब इसको तुम अपनी क्लास में एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसका कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना पाओगे। इनपुट स्ट्रीम है, पब्लिक फाइनल स्टैटिक है, मतलब एक टाइम पे लोड होता है मेमोरी में, तो इनको इनपुट स्ट्रीम इसको नल किया हुआ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं आउटपुट स्ट्रीम, मतलब कंसोल पे कुछ प्रिंट करने के लिए आउटपुट लिखा हुआ है, वो ऊपर जो लिखा था इनपुट, वो इनपुट लेने के लिए था। ये ERR है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, ये सिर्फ रेड वार्निंग के लिए करता है, कोई सिर्फ आउटपुट के लिए होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ERR से क्या होता है और आउट से क्या होता है। यहाँ पे आउट से मैंने प्रिंट किया हुआ सिस्टम डॉट आउट से किया हुआ है, और यहाँ पे देखना ये जो आउटपुट आ रहा है वो ब्लैक कलर के उसमें आ रहा है, ब्लैक कलर है इसका, और यहाँ पे हम ERR कर देते हैं। ये रेड हो गया, मतलब वार्निंग, जो हमारा शुरू में एरर आ रहा था, जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये अभी यहाँ इस तरह का, मतलब आपको कुछ एरर वगैरह प्रिंट कराना है तो आप ERR लिखें, अदरवाइज आउट लिखें, ठीक है। और मैंने सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है, या आप सब इस मेथड इस क्लास को खोल के सब कुछ पढ़ सकते हैं, कोई किताब वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक की, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे मेथड हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अब चलते हैं आप प्रिंट एलन, एक्चुअली प्रिंट एलन काम कैसे करता है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। प्रिंट एलन ये ए स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट ए द लाइन, प्रिंट ए स्ट्रिंग, ये मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है और एक लाइन को वहाँ पे टर्मिनेट करता है, मतलब न्यू लाइन एक में आ जाता है हमारा। तो करता क्या, ये सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिसोर्स है और उस पर कोई मोर देन वन थ्रेड काम एक्सेस कर रही हैं, जैसे कि आपने कभी रेलवे टिकट बुक किया होगा, तो हर एक यूज़र जब किसी भी टिकट बुक करता है तो वो एक अपने आप में थ्रेड बन जाता है एप्लीकेशन का, मतलब एक थ्रेड एक टाइम में एक्सेस करे, वो थ्रेड हो, एक बंदा जो होता है वो थ्रेड बन जाता है। जैसे लॉगिन किया इंटरनली एप्लीकेशन के जावा थ्रेड बन जाता है। तो होता क्या है कि हम कुछ चीज़ ऐसी करते हैं कि उस रिसोर्स को एक टाइम में एक ही रिसोर्स उसको यूज़ कर सके। जैसे कि कोई किसी ने अकाउंट खुलवाया, जॉइन अकाउंट खुलवाया, 3 से 4 बंदों ने एक जॉइन अकाउंट खुलवाया, उसमें 2 बंदे एक साथ ने अपना कार्ड स्वैप किया, मतलब कार्ड स्वैप किया और दोनों ने एक साथ अमाउंट डाल दिया। तो होगा क्या कि पहले बंदे ने 5000 निकाले और दूसरे बंदे ने भी 5000 निकाले और अकाउंट में थे सिर्फ 5000, तो दोनों बंदों का ट्रांजैक्शन होता है। तो उस केस में क्या होता है, हम उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। भाई अगर तुम एक ही चीज़ को एक ही रिसोर्स है, तुम 2 बंदे हो तो उसको सिर्फ तुम एक टाइम में एक ही रिसोर्स यूज़ करो, अदरवाइज़ तुम कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो 10,000 उनका बैलेंस, मतलब 10,000 निकाल लेते हैं 2 बंदे। तो उसको उस चीज़ को रोकने के लिए हम सिंक्रोनाइज़ का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा आएगा भाई, उसने जैसे ही अपना पिन नंबर डाला और विड्रॉ किया और दूसरे बंदे ने नहीं डाला, तो दूसरा यहाँ इस मेथड से के बाहर, मतलब सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर ही रहेगा वो, जब तक कि पहला यूज़ ना कर ले। तो सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है, नो मोर देन थ्रेड कैन एक्सेस ए सेम रिसोर्स एट अ टाइम, टू प्रिवेंट दिस इट्स कॉल्ड सिंक्रोनाइज। तो यही है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसने क्या किया, करंट क्लास जो है इसकी प्रिंट स्ट्रीम पर लॉक लगा दिया, भाई मैं सिर्फ एक दफ़े में एक ही स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा, ये कहना चाहता है इस तरह से।
तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसने यहाँ पे कॉल किया है प्रिंट मेथड। तो प्रिंट मेथड में यहाँ पे अब मैं बताऊंगा कि प्रिंट मेथड में इसने स्ट्रिंग पास किया, तो स्ट्रिंग को उसने क्या चेक किया है, नल। अगर वो स्ट्रिंग नल है तो नल से इनिशियलाइज कर देता है। तुम सोचते हो कि मैंने प्रिंट स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं किया तो उसने नल प्रिंट कर देता है। वो एक्चुअली नल नहीं प्रिंट करता, वो स्ट्रिंग ही नल है। वो नल को चेक करके उस स्ट्रिंग को नल स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देता है। तो इसके बाद ये राइट मेथड कॉल करता है। राइट मेथड में देखिएगा इसने फिर से प्रिंट स्ट्रिंग पर लॉक लगा दिया। अगर वो वहाँ से सिंक्रोनाइज से किसी बाय डिफ़ॉल्ट बच भी गया सिंक्रोनाइज, तो यहाँ पे उसने फिर से लॉक लगा दिया, भाई तुम यहाँ पे एक टाइम में एक ही बंदा यहाँ पे एंटर करेगा। जैसे कि एक गेट में एक ही टाइम में एक बंदा एंटर कर पाता है। जैसे मेट्रो में आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे गेट होते हैं, कि ऐसा थोड़ी ना एक गेट में 10 बंदे घुस जाते हैं। वहाँ पे पहले से गार्ड खड़ा है, वो सिंक्रोनाइज बनाया हुआ है। मैं पहले तुमको चेक करूँगा, उसके बाद ही दूसरे बंदे को चेक करूँगा। तो वो 1 बाई 1 को चेक करता है। ऐसी ये है सिंक्रोनाइज का मतलब, आप समझ सकते हैं जैसे मेट्रो पर कोई गार्ड चेक करता है, तो ऐसे ही चेक लगा हुआ गार्ड है कि वो भाई एक ही रिसोर्स आएगा, मैं उसी को एक टाइम में करूँगा, 2 बंदों को मैं चेक नहीं करूँगा। तो ऐसी है ये है। मैं रियल टाइम से इसी से रिलेट करके चलता हूँ जावा को, क्योंकि अच्छे से समझ में आता है और याद भी रह जाता है, लोगों को भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे राइट टेक्स्ट आउटपुट राइट फ्लैश बफर, ये तुम आप साफ पढ़ सकते हो इन मेथड को कॉल करके। यहाँ पर फ्लैशर आउटपुट बफर टू अंडरलाइन करेक्टर स्ट्रीम आउटपुट, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इसने राइट मेथड फिर से कॉल किया है, हम इसको खोल लेते हैं। ये राइट मेथड में क्या किया, इसने स्ट्रिंग पास कर दिया। एक्चुअली में स्ट्रिंग ऑटोमेटिक कोई प्रिंट नहीं होता है, वो एक्चुअली करैक्टर प्रिंट करता है 1 बाई 1, वो आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर राइट इसने मेथड कॉल किया, राइट के अंदर स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया। जीरो मीन्स जीरो इंडेक्स। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग चलती है वो जीरो से चलती है, जीरो टू लेंथ -1। तो इसने क्या किया, जीरो से स्टार्ट करेगा। इसने जीरो इनिशियल इसका लेंथ वो डाला है इंडेक्स, और लास्ट जो है ऑफसेट इसका इसने लेंथ निकाल दिया, स्ट्रिंग का जो लेंथ है। ये लेंथ मेथड को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये स्ट्रिंग पे ले जाएगा। ये वैल्यू डॉट लेंथ मेथड कॉल करता है इंटरनली। आप वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है, वो आप किसी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू क्या है, करैक्टर का एक एरे है, ठीक है। वैल्यू एक करैक्टर का एरे है। और लेंथ क्या है, ये लेंथ को आप यहाँ से खोल दीजिए, लेंथ वैल्यू डॉट लेंथ। तो लेंथ के बारे में यहाँ पे नहीं दिया है इन्होंने, अभी कुछ प्रॉब्लम है शायद इसमें मेरे इक्वल साइड में, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लेंथ निकाल के यहाँ पे कर देता है। और मैं इसको राइट को फिर से खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने लॉक लगाया हुआ है यहाँ पे। ये लॉक क्या है, इस लॉक को भी पढ़ लेते हैं। लॉक क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है, मतलब उसने सब जितनी भी क्लासेज उनकी पेरेंट क्लास जो होती है वो लॉक ही होती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। जितनी भी क्लासेज होती हैं उनकी सबकी क्लासेस जो होती हैं, सुपर क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट जो हो इम्प्लीमेंटेड एक्सटेंड रहती है सॉरी इम्प्लीमेंट, सॉरी फॉर इम्प्लीमेंट, इट कैन बी फॉर एक्सटेंड। तो यहाँ पे लॉक लगा है, यहाँ पे लेंथ राइटर बफर साइज। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लॉजिक वगैरह किया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस यहाँ पे है। अब इस राइट को कॉल किया, ये राइटर क्लास का राइट मेथड है जिसके अंदर कैरेक्टर का एरे होता है, इनिशियल लेंथ होती है मतलब ऑफसेट 0 से, और लेंथ इसका जो होता है। ये मेथड 1 बाई 1 कैरेक्टर को राइट करता है, ना कि पूरी स्ट्रिंग को राइट कर देता है। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे मैंने मेथड में प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग पास कर दिया, वो जाकर प्रिंट हो गया कंसोल पर। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे लॉजिक चलते हैं, वो 1 बाई 1 कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। जैसे कि आपने सी में देखा होगा, सी में 1 बाई 1 कैरेक्टर ही होता है। अगर आपने लाइब्रेरी कभी खोली होगी सी प्रोग्रामिंग में तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हेलो वर्ड का था एक्सप्लेनेशन था, मैंने इसको आपको विस्तार से बताया हेलो वर्ड में क्या क्या आया है, इंटरनली कैसे काम करता है, क्यों।
तो ये सब आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। अब मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक। कंस्ट्रक्टर में इसका बनाता हूँ और इसमें प्रिंट कराता हूँ कंस्ट्रक्टर आउटसाइड ऑफ मेन मेथड एंड और इसमें प्रिंट करा देता हूँ मैं हेलो वन। तो मैं एक इनिट मेथड बनाता हूँ, इनिट ब्लॉक में लिखता हूँ मैं हेलो टू, और इसमें मैं एक स्टैटिक ब्लॉक लगाता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक सिस आउट में प्रिंट कराता हूँ हेलो 3। ठीक है। अब अभी मैंने कोई भी कुछ नहीं किया इसमें, हेलो 3 हेलो 3 प्रिंट कराया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, आप देखना क्या होगा आउटपुट। हेलो 3 और हेलो वर्ड कॉल हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये इसको रन कराते हैं तो हेलो 3 कॉल हुआ, क्योंकि जब ये क्लास लोड हुई है JVM में उसी टाइम पे ये कॉल हो गया स्टैटिक मेमोरी में लिख रहा हूँ। अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक ब्लॉक को कंपाइल कर रन कराता हूँ तो स्टैटिक ब्लॉक चल जाता है। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे हेलो 3, हेलो 2 और हेलो 1 जस्ट इन रिवर्स। तो आप सोच रहे होंगे पहले भाई कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, फिर इनिट कॉल होना चाहिए था, फिर स्टैटिक। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि पहले स्टैटिक कॉल होगा फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर ये। तो होता क्या है, पहले स्टैटिक कॉल होता है फिर इनिट ब्लॉक कॉल होता है, ये इनिट ब्लॉक कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर है, पता ही होगा आपको। तो इनिट ब्लॉक पहले क्यों कॉल होता है, इसका रीज़न क्या है। इनिट ब्लॉक में वही कोड लिखा जाता है जो कि कोई इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई सेट की जाती है। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज ऊपर से दिखा हुआ आता है, हर वो मैसेज हर एक पेज पे दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या है कि या तो उसको कॉन्टेक्स्ट, आपने अगर वेब में काम किया होगा तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, वो एक्चुअली होता क्या है कि वो स्टैटिक की तरह ही काम करता है। उसमें वो एक ही ऑब्जेक्ट उसका बनता है पूरे एप्लीकेशन में, वो सब जगह सेम ही मैसेज देता है। ऐसे ये स्टैटिक है, स्टैटिक एक ही दफ़ा लोड हो जाता है, वो सबको सेम ही दिखाया जाता है। अगर मैं स्टैटिक की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो वो सब जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है।